हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेन वेव्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश लिटरेचर की एक टाइमलेस मास्टरपीस, एक ऐसी पोम जो नेचर, मेमोरी और टाइम के बारे में है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यूनिट नंबर 1 पूरा ही कंप्लीट करवा दिया अपने चैनल पे, जो कि विलियम ब्लेक की थी। ऑल्दो जो विलियम ब्लेक है वो भी एक रोमांटिक पोइट है, बट विलियम ब्लेक एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, सो ये जो पोम है इसका पूरा नाम है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। आपको टिंटन एबे बोलना है, ये पूरा नाम, ये आपकी इच्छा है बिकॉज इसे दोनों नामों से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोम लिखी गई थी 1789 में। ये रोमांटिसिज्म का टाइम था। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पोएट्स इमोशन, इमेजिनेशन और सबसे इम्पोर्टेंट नेचर को सेलिब्रेट करते थे। सो वर्ड्सवर्थ ने ये पोम अपने दोस्त सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर एक कलेक्शन लिरिकल बैलेड में पब्लिश की थी। सैमुअल टेलर कॉलरिज इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। इन्हें एस.टी. कॉलरिज भी कहा जाता है और इसी कलेक्शन से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। सो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा था उनकी राइटिंग्स में। वर्ड्सवर्थ ने ये रेवोल्यूशन को अपनी आँखों से देखा था। शुरू में वो इसके आइडल्स जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और वो पॉलिटिक्स में थे। लेकिन बाद में जब रेवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया तो उनका दिल एकदम टूट सा गया था। उनका पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही विश्वास उठ गया था और वो नेचर की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये पोम एक तरह से उनके पॉलिटिक्स से नेचर की तरफ एक स्पिरिचुअल जर्नी है। उन्होंने सोचा कि इंसान को सुकून पॉलिटिक्स में ही, नेचर में ही मिलेगा और इस सफ़र में उनके साथ थी उनकी बहन डॉरथी वर्ड्सवर्थ, जिनका इस पोम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सो अब हम स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन करेंगे बिकॉज ये पोम बहुत ही बड़ी है। सो इट्स not easy to cover the whole poem line by line explanation in one video। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। पहले स्टैंजा शुरू होता है टाइम के एहसास से। पोइट बताता है कि वो 5 साल बाद इस जगह पर लौटे हैं। वो इस टाइम की लंबाई पर जोर देते हैं, जैसे ये एक बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार था और लौटने पर सबसे पहले उन्हें नदी, जो कि थी रिवर वे, के पानी की हल्की मीठी आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो उनकी क्लिफ्स, इसमें इट मीन्स चट्टानों को कहते हैं। फिर वो उनकी क्लिफ्स, इट मीन्स जो चट्टानें होती हैं उनको यहाँ पर क्लिफ्स कहा गया है, को कहते हैं, जो उनके मन में अकेलापन और शांति का एहसास जगाती है। इसके बाद वो लैंडस्केप की डिटेल बताते हैं, छोटे छोटे खेत, फलों के बाग, इट मीन्स ऑर्चर्ड्स और हरे भरे फार्म्स। उन्होंने पेड़ों के बीच से चुपचाप से एक उठता हुआ धुंध भी देखा, इट मीन्स व्रेथ ऑफ द स्मोक, वो भी देखा, जो इंसानी मौजूदगी का इशारा है। लेकिन बिना किसी शोर शराबे के वो सोचते हैं कि ये धुंध शायद किसी बंजारे, इट मीन्स हर्मिट, जो पिलग्रिम पे जाते हैं, उनका है, किसी साधु की गुफा से आ रहा होगा। सो स्टैंजा 2 में पोइट प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं। वो बताते हैं कि 5 सालों में इस जगह की यादों ने उन्हें कैसा जिंदा रखा। वो कहते हैं कि ये यादें उनके लिए एक अंधे आदमी के लिए लैंडस्केप जैसी थी। इट मीन्स यादें बिल्कुल जिंदा थी। जब भी वो शहरों के शोर शराबे में थके हुए होते थे और अकेला महसूस करते थे तो इसी जगह की यादों से सुकून मिलता था। ये सुकून सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि फिजिकल भी था, जिसे उन्होंने अपने खून और दिल में महसूस किया। उन यादों ने उन्हें अनजाने में ही एक काइंडनेस और लव के छोटे छोटे काम करने के लिए इंस्पायर किया।
आसान भाषा में कहे तो नेचर हमें मोरली बेटर बनाती है। इससे भी ऊपर इन यादों से एक ऐसी ब्लेस्ड मूड आती है जिसमें दुनिया के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। इस मूड में हमारा शरीर सो जाता है और हमारी आत्मा जग जाती है, और तभी हम चीज़ों के अंदर की ज़िंदगी को देख पाते हैं। अब आगे हम स्टैंजा नंबर 3 पे आते हैं, जहाँ पर उनका डाउट और फेथ दोनों को दिखाया गया है। स्टैंजा 3 एक छोटा सा ट्रांजिशनल स्टैंजा है। यहाँ पोएट एक पल के लिए डाउट करते हैं। वो कहते हैं शायद ये मेरा सिर्फ एक फिजूल का विश्वास है, वेन बिलीफ है। लेकिन फिर वह पूरे जोश के साथ कहते हैं कि जब भी दुनिया के बेचैन करने वाला शोर उन्हें परेशान किया है, उनकी आत्मा ने हमेशा से इसी नदी की तरफ रुख किया है। इसलिए उनका नेचर पर फेथ और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है। स्टैंजा 4 की बात करें तो यहाँ पर नेचर के साथ रिश्ते की 3 स्टेजेस बताई गई हैं। स्टैंजा 4 इस पोएम का हार्ट कहा जाता है। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के साथ अपने रिश्ते के 3 स्टेजेस को बताते हैं। फर्स्ट स्टेज उनका चाइल्डहुड, फिर सेकेंड यूथ एंड द थर्ड उनकी मैच्योरिटी की स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में वो कहते हैं तब वो एक हिरन के बच्चे इट मीन्स रो की तरह पहाड़ों पर उछल कूद करते थे। उनका रिश्ता अकल से नहीं बस फिजिकल था, एक जानवर जैसा, कोर्सर प्लेजर्स। सेकेंड स्टेज इनका यूथ का है, जब वो दर्द भरी खुशियाँ और चक्कर ला देने वाले जोश इट मीन्स गिडी रैप्चर्स को महसूस करते थे। वो कहते हैं कि वो वक्त बीत गया लेकिन वो इसका अफसोस नहीं करते, क्योंकि इस नुकसान के बदले उन्हें दूसरे तोहफे भी मिले हैं। थर्ड स्टेंजा जो कि उनका मैच्योरिटी से बिलोंग करता है, अब वो नेचर को बचपने की नज़र से नहीं बल्कि इंसानियत के शांत उदास संगीत, या आपकी पोम में एक लाइन है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, उससे रिलेट करती है। तो यहाँ पर उदास संगीत को सुनते हुए देखना सीख लिया है। अब उनमें एम्पैथी है। अब वो एक ऐसा प्रेजेंस इट मीन्स ऐसा डिवाइन पावर महसूस करते हैं जो उन्हें गंदे विचारों की खुशी देते हैं, ऊंचे या हम कह सकते हैं औंचे विचारों की खुशी देते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ में है, डूबते हुए सूरज में, समंदर में, हवा में और इंसान के दिमाग में भी है। उनके विचारों के एंकर उनके दिल की नर्स, गाइड और गार्जियन हैं। अब हम स्टैंजा नंबर 5 पढ़ेंगे जहाँ पर सिस्टर डॉरथी पढ़ेंगे जहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरथी के लिए एक मैसेज डालते हैं। और ये फाइनल स्टैंजा है जहाँ पोएट अचानक अपनी बहन डॉरथी से बात करते हैं। ये अचानक से उनके अकेलेपन के ख्यालों को एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बनाता है। वो अपनी बहन की एक जोशीली आँखें, जिन्हें वाइल्ड आइज़ कहा गया है पोम में, वो अपनी बहन की जोशीली आँखों में अपने आप को देखते हैं। यहाँ पर जोशीली आँखें वाइल्ड आइज़ से डिनोट की गई हैं पोम में। डॉरथी उनके बचपन का एक जीता जागता सबूत है। फिर वो अपनी बहन के लिए दुआ करते हैं। उनको विश्वास है कि जो नेचर है वो कभी धोखा नहीं देता। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। वो कहते हैं कि अगर हम नेचर से जुड़े रहें तो दुनिया की बुराइयां हम पर हावी नहीं हो सकती। वो दुआ करते हैं कि उनकी बहन का दिमाग खूबसूरत नज़रों के लिए एक महल बन जाए। यहाँ पर महल मतलब मैंशन से है, और उनकी यादें मीठी सुरों का घर बन जाएं। और आखिर में वो कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा तब भी तुम ये मत भूलना कि हम इस नदी के किनारे एक साथ खड़े थे। हम देख सकते हैं इन लास्ट लाइंस में पोएट अपनी सिस्टर के लिए एक मैसेज छोड़ रहे हैं। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं।
एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं। हमने एनालिसिस तो देख लिया, लेकिन कोई भी एक ग्रेट आर्ट वर्क क्रिटिसिज्म के बिना अधूरा है। चलिए देखते हैं टिंटन एबे को अलग अलग नज़रिए से कैसे देखा जाता है। न्यू हिस्टोरिक्स कहते हैं कि हमें पोएट को उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। उनका कहना है कि वर्ड्सवर्थ ने एक आइडियलाइज्ड मीन्स एक आदर्श पिक्चर बनाई थी और सच को छुपाया है। उस वक्त वे रिवर में काफ़ी इंडस्ट्री थी, पोल्यूशन था। टिंटन एबे के खंडरों में गरीब लोग रहते थे। वर्ड्सवर्थ ने व्रीथ्स ऑफ स्मोक की बात की, लेकिन आयरन वर्क्स की धुंध की नहीं। तो इन क्रिटिक्स के लिए ये पोम सच्चाई से भागने जैसा है, एक सपरेशन ऑफ सोशल रियलिटी है। फिर हम दूसरे क्रिटिसिज्म की बात कर रहे, एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स डोरथी के रोल पर फोकस करते हैं। उनका कहना है कि डोरथी पूरी पोम में चुप है, एक साइलेंट ऑडिटर की तरह। वर्ड्सवर्थ उनसे बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं है। वो वर्ड्सवर्थ के लिए बस एक मिरर का काम करती है, जिसमें वो अपने पास्ट देखते हैं। इस तरह डोरथी की अपनी आइडेंटिटी को दबाया गया है, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी हो सकता है। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये पोम डोरथी के लिए एक तोहफा है, उनके गहरे प्यार और अंडरस्टैंडिंग का सबूत है। फिर हम थर्ड पे आते हैं, एक इको क्रिटिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर। ये एक मॉडर्न अप्रोच है। इको क्रिटिक्स इस पोम को इन्वायरमेंट के एंगल से देखते हैं। उनके लिए ये पोम मॉडर्न इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस की शुरुआत है। वर्ड्सवर्थ नेचर को एक हीलिंग पावर की तरह दिखाते हैं, जो शहरी जिंदगी से थके हुए इंसान को सुकून देती है। जो आज के क्लाइमेट क्राइसिस के टाइम में ये आइडिया बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है, अब लास्ट में हम कंक्लूजन पे आते हैं। जो टिंटन एबे सिर्फ एक नेचर पोम नहीं है, ये एक ऐसी पोम है जिसमें फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, पर्सनल इमोशन है और एक यूनिवर्सल मैसेज भी है। ये हमें बताती है कि कैसे मेमोरी हमें वक्त के साथ बदलने में मदद करती है और कैसे नेचर हमारी आत्मा के लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ पीस एंड स्ट्रेंथ हो सकता है। सो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। सो आज की इस वीडियो में हमने स्टेंजा बाय स्टेंजा उनका बस एक डिटेल्ड एनालिसिस निकाला। हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं की। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। So till then, thank you, bye-bye, see you in the next video. And if you haven't subscribed channel, so please subscribe it and press the bell icon for the upcoming videos.